नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे एसबीआई कार्ड लिमिटेड के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में इसी स्टॉक के थे, तो हमने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम वही स्टॉक पे बात करते हैं जिन पे आपका क्वेश्चन हमारे कमेंट में आता है। तो अगर आप नए हैं, आपने आज देखा है या आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए। नोट डाउन होता है, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए, सिखाने के तरीके से है और किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो समझाने के पर्पस से है। उसको किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मानना। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह लेना ना भूलें। करते हैं एसबीआई कार्ड के ऊपर बात। सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रही होगी, एसबीआई कार्ड का ये चार्ट है, वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए, कोविड के टाइम मुझे याद है आईपीओ आया था इसका 2020 में, तब यहां पर ये स्टॉक था और उसके बाद में एक शानदार करेक्शन हुआ था स्टॉक में 36% का। कोविड की फॉल के अंदर स्टॉक 36% टूटा था। उसके बाद यहां से एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली। अगेन स्टॉक डाउन आता है और 44% का करेक्शन कर देता है। उस 44% के करेक्शन करने के बाद में स्टॉक आज भी 800 रुपए के आसपास है। और अगर मैं इसको यहां से इसकी लाइन खींचूं तो पता चलता है कि कोविड के प्राइस से 10% ऊपर है, यानी जो लिस्टिंग प्राइस थे इसके वहां से सिर्फ 10% ऊपर है। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि स्टॉक का लिस्टिंग हुआ था 750 रुपए के आसपास का लिस्टिंग है, कोई 760 रुपए का लिस्टिंग पकड़ लेते हैं, और आज अगर 830 रुपए चल रहा है तो सिर्फ 3 साल में 10% ही स्टॉक का रिटर्न आता है। किसको? जिसने इन्वेस्टर ने होल्ड रखा है उसको। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसने ऊपर बेच दिया होगा, जिसने रखा है उसको 3 साल में भी 10% का रिटर्न है। तो ये रिटर्न एसबीआई कार्ड का आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा या कंपनी का पूरा बिजनेस ही बेकार हो चुका? हमें वो एनालाइज करना होगा। तो करते हैं उस पर बात। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमें देखने होंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स, और बाद में हम टेक्निकल को चेक करके करेंगे चार्ट पे चर्चा। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो ये चल रहे हैं हमारे सामने एसबीआई कार्ड के फंडामेंटल्स। ध्यान से देखिए, पूरी चीज को समझिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे, नॉलेज अच्छी मिलेगी। मार्केट कैप 80,000 करोड़ की है, अभी प्राइस है 830 के आसपास। कंपनी का प्राइस जो चल रहा है, पी रेशियो 35 के लगभग है, और इसी इंडस्ट्री का अगर मैं पी रेशियो देखूं तो वो 25 के लगभग है, यानी इंडस्ट्री से थोड़ा ओवरवैल्यूड दिखता है। आगे बात कर लेते हैं आरओसी की, जो कि नॉर्मल है, मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता, आरओई काफी अच्छी कहूंगा। दिस इज ओके एंड दिस इज वीजी। वीजी मींस वेरी गुड, ये अच्छी मानी जाएगी। यहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी मानी जाएगी। प्रमोटर कौन है? सिंपल सा एसबीआई है, और एसबीआई का प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, ये समझ लीजिए। डेट टू इक्विटी रेशियो इस पे होगा ही, क्योंकि कंपनी फाइनेंस का ही काम करती है, तो उनमें डेट टू इक्विटी रेशियो कोई मैटर नहीं करता है। यहां पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ, तो 15% के लगभग रही है, जो कि फेयर कही जाएगी, ओके कही जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स 5 टाइम्स के आसपास है, जो कि अच्छा कहा जाएगा। पीजी रेशियो 1 का है, जो कि बहुत ओवरवैल्यूड के इंडिकेशन नहीं देता। तो ये हुआ हमारा इसका नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन इसका डिटेल अभी और देखना बाकी है कि क्या ये जस्टिफाइड है। आगे आगे देखते हैं इसको। यहां पर बात कर लेते हैं कई सालों के इसके एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। अगर इसका मैं लिस्टिंग के बाद से लेके अभी तक का एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखूं तो मीडियन पी आता है 64 का, और अभी कहां चल रहा है स्टॉक? 35 की पी पे। ये क्या है? करंट पी, सीपीई, यानी करंट पी रेशियो 35 का। एवरेज है इसका 63 का, यानी डेफिनेटली अपनी जो एवरेज पी है उसके नीचे काफी ट्रेड कर रहा है, जो आपको दिख रहा होगा यहां पर आने के बाद अक्टूबर 21 से जब मार्केट ने अपना टॉप लगाया था 18,600 वाला, उसके बाद में इसकी पी तो नीचे ही नीचे है, जबकि इसकी अर्निंग बड़ी होगी, पक्का बड़ी होगी, वो हम आगे और देख लेंगे। तो ये पता चल गया कि भाई ओवरवैल्यूड तो अभी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, सबसे पहले आज का रिजल्ट देखते हैं जून का। 3,912 करोड़ की सेल्स है, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमें मिला है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास का मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखो तो कुछ खास नहीं रही है, वहीं का वहीं रहा है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो यहां पे पता चलेगा सेल्स भी काफी बड़ी है, प्लस यहां पे प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट टूटे हैं, सेल्स बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट टूटे हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, मार्जिन्स। 23% के मार्जिन से अगर आप 18% आओगे, 5% मार्जिन लूज करोगे तो आपका प्रॉफिट टूटेगा ही। प्रॉफिट टूटा है तो वैल्यूएशन किस बात का है, आप खुद सोच के देखिए। और पीछे चलिए, पीछे और जून को देखिए, जून 21 में यहां पर 2300 करोड़ की सेल्स थी, प्रॉफिट थे 305 करोड़ के। उस टाइम पे मार्जिन सिर्फ 15% था, वो कोविड का पीरियड था। एक अच्छी चीज आप यहां पे देखिए, कोविड के पीरियड के बाद में कंपनी ने अपना मार्जिन बढ़ाया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा है। 23% के टॉप मार्जिन 2 बार मेंटेन हुए हैं। सबसे अच्छा प्रॉफिट लास्ट ईयर जून में ही था। मार्केट को शायद इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि जून में अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे तो शेयर में कुछ मिलेगा, बट वो पता था एक्चुअली बड़े प्लेयर्स को कि आएंगे या नहीं आएंगे, उनको पता रहता है, तो प्रॉफिट नहीं आए, जबकि सेल्स बड़ी, मार्जिन कम रहे, तो वैल्यूएशन वो नहीं मिलती है। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है तो वैल्यूएशन नहीं मिल सकती। लेकिन इसको अगर जून 20 से देखेंगे
तो उस टाइम पे देखने का औचित्य कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, कि कोविड का पीरियड था। बट हाँ, उस टाइम पे भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे और उस टाइम पे भी अच्छे प्रॉफिट आए हैं, बट खर्चे उस टाइम पे कुछ भी नहीं लगे होंगे, बिकॉज उस टाइम पे कंपनी का जो एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस थे वो नहीं लगे होंगे, इंटरेस्ट की सिर्फ एक्सपेंस है वो चले होंगे। अदर एक्सपेंसेस काफी कम रहे हैं, आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस कम रहते हैं और कोविड में खाली इंटरेस्ट की इनकम इसके लगती है। बाकी कंपनी का नॉर्मल बिजनेस एज इट इज था। अभी भी देखा जाए तो प्रॉफिट अच्छे हैं, 600 करोड़ का प्रॉफिट खराब प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी नहीं है। आगे देखिए, अगर बात कर ले इसको हम यहां पर चेक करते हैं ईयरली पी&एल पे, तो ईयरली पी&एल देखेंगे तो एक चीज आपको बहुत अच्छी नजर आएगी, यहां पर कंपनी की कंसिस्टेंटली ग्रोथ अच्छी आ रही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आप 2020 में जब ये आईपीओ लाए थे तब आपकी सेल्स ये थी, आपका नेट प्रॉफिट ये था, और उस टाइम पे आप ध्यान से सुनिए आपका ईपीएस ये था। इतना आपको पता चल गया। प्राइस क्या था शेयर का, यहां पे मैं लिख देता हूं 750, यहां पर वो प्राइस था इस प्रॉफिट पे और इस वैल्यूएशन पे। नो डाउट उस टाइम हाई पी पे थे आप। उसके बाद में अभी आपका वैल्यूएशन क्या है, ये सेल्स है आपका, और ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये आपका ईपीएस है, और अभी आपका प्राइस क्या चल रहा है, 830 रुपए। तो यहां से मार्केट इन चीजों को देखता तो ही, नो डाउट कि आप यहां पे ओवर वैल्यूड थे, बट ये भी ध्यान रखिए कंपनी की कंसिस्टेंटली ग्रोथ भी है, ये भी हमें नोट करना होगा। बीच में एक साल यहां पे फिर से गड़बड़ हुई थी, बट नेक्स्ट ईयर वापस इस साल भी उम्मीद है ट्रेडिंग 12 मंथ के हिसाब से कि 2200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जा सकता है। 14,500 करोड़ के लगभग की सेल्स जो वो कंपनी क्लॉक कर सकती है, ये अनुमान है। एक अच्छी चीज अगर आप देखेंगे, कंसिस्टेंटली आप देखिए ग्रोथ तो इसकी आ रही है, मतलब सेल्स तो इसकी बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही कि वो मार्केट को खुश कर पाए। तो रीजन वही है कि आपके पास ग्रोथ बड़ी नहीं है। अब उस ग्रोथ बड़ी के और डाटा को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए यहां पे आइए, ये देखिए सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड 10 सालों में काफी अच्छी मानी जाएगी, 5 सालों की काफी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन 3 साल में अगर देखेंगे तो थोड़ी रही है, 15% के लगभग की ग्रोथ आई है, तो आपको उसी हिसाब के वैल्यूएशन भी मिलेंगे। आप 10 सालों में देखिए कंपनी ग्रोथ अच्छी है, बट उस टाइम के कंपनी लिस्टेड नहीं थी। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए काफी अच्छी है, काफी अच्छी मानी जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ भी खराब नहीं है, यानी लॉन्ग टाइम में स्टॉक तो अच्छा है, बट परफॉर्मेंस अभी ग्रोथ नहीं देने की वजह से मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा है। आगे अगर इसको देखेंगे, यहां पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का कैसा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के लगभग रहा है, जो अच्छा साइन है। यानी अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो ये कंपनी चीख चीख के बोलती है दैट एवरीथिंग इज ओके, अगर लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो। इतना तो पता चल गया हमें। आगे करते हैं डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा चीज आती है यहाँ पे मार्केट शेयर। क्रेडिट कार्ड के अंदर इसका मार्केट शेयर कितना है, ध्यान से देख लीजिए। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में मार्केट शेयर यहाँ पर आपके सामने है 18% के लगभग का है। इसमें नंबर 1 पे है एचडीएफसी। नंबर 1 पे कौन है, एचडीएफसी, जिसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, और इसका सिर्फ 18% है, बट ये भी ठीक है। और ये भी जुलाई 23 का ही है लेटेस्ट डाटा, तो बहुत पुराना डाटा नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये J23 यानी जुलाई 23 का ही डाटा आप देख रहे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को समझते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कैसे कमाती है। इंटरेस्ट से इसकी इनकम 44% है, स्पेंड बेस्ड इनकम है यहाँ पे 26% की, इंस्टेंस बेस्ड और अदर से है यहाँ पे कंपनी की 22% की, और अगर बात करें सब्सक्रिप्शन से तो 7% की, और अदर से इनकम 1% की आती है। मेजर जो इनकम है वो इंटरेस्ट की ही होती है, हमें भी पता है। बाकी अदर चार्जेस लगा के बैंक बहुत कमाते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ऐसी कंपनियां भी जानती है कैसे कमाना है। और हमें पता भी है, हम क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं कि उनके ऊपर कितने अननेसेसरी चार्जेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये चार्जेस लगेंगे क्या, और वो लग जाते हैं। हर किसी के साथ होता है। आगे कस्टमर कौन है, सैलरीड क्लास जो है वही इसके ज्यादातर कस्टमर है 61%, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग में सिर्फ 39% लोग इसके कस्टमर है। यानी इनका मेन टारगेट यही लोग हैं, यहां से लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं। क्यों, क्योंकि सैलरीड क्लास को एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, तो वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें कहीं से क्रेडिट मिल जाए तो हम कुछ नया एक्सपेंस करके अपना काम चला लें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, समझ लीजिए कि जैसे मैंने ये स्क्रीन लगवाई है, समझिए ये डिजिटल बोर्ड लगाया है, ये मान लीजिए 3 लाख का है, तो मैं एक बार में 3 लाख पेमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि नहीं क्रेडिट कार्ड है तो हम ईएमआई क्यों ना करवा लें, ताकि हमारा एक बार में पूरा इतना पैसा ना जाए और उसी पैसे को मैं दूसरी जगह यूटिलाइज कर पाऊं। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भी यूज करते हैं, बट ज्यादातर सैलरीड वाले ही यूज करेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, यहां पे प्रमोटर्स के पास 70% है। म्यूचुअल फंड अच्छा माल रखते हैं, एफआईआईज अच्छा रखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छा माल यहां पे होल्ड करती है। अब पब्लिक के पास एक्चुअल होल्डिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे पब्लिक की होल्डिंग है 4 to 5%। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी दूंगा। पब्लिक के पास सिर्फ इतनी होल्डिंग है। 95% जो होल्डिंग है वो किसके पास है, बिग प्लेयर्स के पास में है। ये बिग प्लेयर्स जो है वो 95% होल्डिंग इस कंपनी के अपने पास रखते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया कि यार स्ट्रांग है। वैल्यूएशन अभी तक मार्केट ने डिस्कवर नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी कंपनी खराब है, कंपनी तो स्ट्रांग माननी पड़ेगी। ये देखिए टोटल
यहाँ पर डाटा देखिए, पब्लिक की होल्डिंग है सिर्फ 4% की, और ये लगातार पिछले 2 क्वार्टर से टूटी है। 4.37% की होल्डिंग है। अगर इसको पीछे से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा पब्लिक की होल्डिंग सितंबर 20 में, उसके बाद में देखिए लगातार यहाँ पे टूटती ही जा रही है। जो लिस्टिंग के बाद से लेके अगर अभी तक आप पूरा भी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा पब्लिक ने यहाँ पे माल बेचा है। पब्लिक को ये समझ आ गया था कि भाई साहब नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो पब्लिक बेच रही थी, बाकी दूसरे लोग खरीद रहे थे। हालांकि बीच में एफआईआईज ने भी माल बेचा है, बट अब रिसेंट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, पिछले कई समय से यहाँ पे डीआईआईज यानी जो म्यूचुअल फंड्स है वो यहाँ पे माल उठा रहे हैं। क्या उनको आने वाले टाइम की ग्रोथ दिख रही है? चार्ट पे करेंगे चर्चा, पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका कंप्लीट डाटा हुआ। अब देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, क्योंकि फंडामेंटल तो ओके हैं, ग्रोथ अभी भी मिसिंग है, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है जो कि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस दिखा दे। तो करते हैं चार्ट पे चर्चा। अब चल रहा है हमारे सामने एसबीआई कार्ड का वीकली चार्ट। ध्यान से आपने देखा गिरावट हुई थी, अभी कहां चल रहा है वो सब दिखाया। एक बार इस डाटा को मैं हटाना चाहूंगा यहां से। इस डाटा को हटाने के साथ ही हम आगे का कुछ एनालिसिस जो है उसको समझ लेते हैं। ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा है, इसको मैं जरा मंथली कन्वर्ट करता हूं, पहले वो दिखाता हूं। वीकली पे एक चीज आपको यहां पे जरूर पता चल जाएगी कि वीकली चार्ट जैसा भी हो, एक चीज बता रहा है कि यहां से एक अपसाइड आई है, उसके बाद स्टॉक यहां पे टाइम पास करे जा रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर कोशिश यही है कि और ऊपर जाए, नीचे आने की संभावनाएं कम है वीकली चार्ट पे तो, बट स्टिल हमें और चीजें देखनी होगी। चलिए अब कन्वर्ट करते हैं इसको मंथली चार्ट पे। लेट्स हैव अ लुक एट मंथली चार्ट, ताकि बहुत सी चीजें हमें समझ में आ जाए। ये मैंने मंथली चार्ट आपके सामने लगाया। देखिए बहुत ज्यादा डाटा तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है तो बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास नहीं है, बट स्टिल इसको समझने की कोशिश करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चार्ट पे, आप ध्यान से देखिएगा कि एक शानदार रन आया था इसके अंदर, जो एक शानदार रन हमें देखने को मिला था, बहुत जबरदस्त एक रन आया था। उसके बाद स्टॉक गिरता है, ये जो गिरावट है वो 44% की, जैसे आपने देखा था। अब इसके बाद क्या, वो ध्यान से सुनिए। यहां से स्टॉक ने फिर से एक, कहते हैं ना, पुल बैक कह लो या बाउंस कह लो, कुछ भी कह लो, एक जबरदस्त लिया। उसके बाद क्या होता है, फिर स्टॉक यहां तक ही गिरा, इस लो को नहीं काटा, इस हाई को नहीं काटा, यानी इस वेव के अंदर क्या हुआ, स्टॉक जो है वो सिमट के रह गया, इस वेव से बाहर नहीं निकल पाया, जो बड़ी वेव लगी थी, और इस वेव के अंदर आ गया। अब क्या हो रहा है, स्टॉक इस वेव के अंदर भी यहां पर सिमट के रह रहा है। देखो फिर से ऊपर गया, फिर से यहां आ गया। अब ये किस डायरेक्शन में निकलता है, उस डायरेक्शन में इसका काम हो सकता है। इतना तो ये चार्ट खुद बोल रहा है कि मैं किसी भी डायरेक्शन को भी नहीं पकड़ने के मूड में, मैंने एक बड़ी रेंज बनाई थी, उस रेंज के अंदर मेरी वेव जो वो कैप हो गई। जैसे मैं ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब जिधर ये फटेगा ना, ऊपर फटा, मानो ये लेवल कटा तो ऊपर फटेगा, ये लेवल कटा तो नीचे फटेगा। अब ये जिधर फटेगा उधर बहुत बड़ा मुंह ले सकता है। तो ये मंथली चार्ट में हमें पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो 920-25 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे नजर आता है कि उसके ऊपर भी स्टॉक में तेजी बन सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन फिलहाल मंथली चार्ट कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं दे रहे कि बहुत बड़ी अपसाइड दिखा दे या बहुत बड़ी डाउनसाइड दिखा दे, यानी ये कंफ्यूजिंग इंडिकेशन दे रहे हैं, सिवाय एक चीज के कि एक बार भी मंथली क्लोज जो वो इस लेवल के नीचे नहीं आनी चाहिए। अब ये लेवल कितना है, मैं इसको आपके सामने लगाना चाहूंगा। यहाँ पे ये लेवल, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, अप्रोक्सीमेट है 700 रुपए के आसपास। चलिए ये लेवल हो गया 700 रुपए का, 700 के नीचे मंथली क्लोज नहीं आनी चाहिए। ध्यान से लिख लीजिए, मंथली क्लोज आपका इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, ये पता चल रहा है। पीछे भी नहीं आया था, यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया। अगर इसके नीचे मंथली क्लोज आया तो और नेगेटिव है, फिर ये वापस आपके लिए इन लेवल्स को, इनके जो घर है वो खुल जाएंगे, वो 500, 550, 600 कहीं भी जा सकता है। तो 700 के नीचे खराब हो जाएगा, तब तक स्टॉक एकदम ओके है। आगे चलते हैं, अब वापस वीकली कन्वर्ट करके देखते हैं वीकली एक्चुअल में बोलता क्या है। लेट्स हैव अ लुक। ये वीकली चार्ट है, यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ध्यान से देखिए इसको, ये एक सपोर्ट जोन है स्टॉक का, यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अब रिसेंट में अगर देखेंगे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश जो है वो हो रही है। लेकिन ये कोई डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं है जहां पे इन्वेस्टर डिसीजन ले पाए कि यहां माल बेच दे क्या, ना ही कोई ऐसा अप ट्रेंड है जो ऐसे दिखा रहा हो कि इसके ऊपर निकल के मैं बहुत तेजी पकड़ूंगा, क्योंकि इस चार्ट ने रिटर्न्स कुछ दिए नहीं है, बहुत छोटा चार्ट हमारे सामने है, तो पिक्चर क्लियर कर ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअली करना क्या चाहता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नो ट्रेड जोन, इस सिचुएशन का नाम होता है नो ट्रेड जोन। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं, परफेक्टली इसको बोला जाएगा नो ट्रेड जोन। ऐसे स्टॉक जब भी दिखेंगे तो उनको हम नो ट्रेड जोन की कैटेगरी में रखेंगे, यानी उनमें ना हमें कोई स्विंग प्ले कर सकते हैं, ना यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। डेली देखते हैं डेली क्या बोलता है, मुझे इस चार्ट पे फिलहाल कुछ समझ नहीं आया। डेली चार्ट देखते हैं डेली क्या बोल रहा है। अगर ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगाऊं, इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिक्चर्स कोई भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे बताती हो कि यार बहुत कुछ हो रहा है, सिवाय एक चीज के,
यहाँ पर पीछे देखिए कंसोलिडेशन अच्छा हुआ था, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ कंसोलिडेशन अच्छा हुआ था और इसके ऊपर बुल्स ने जाने से मना कर दिया था इस लेवल के आस, और अगेन इसके पास आते ही है ना फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अगेन एक बड़ी सेलिंग प्रेशर आई है, यहाँ से भी सेम ऐसा ही सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने लिया था, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होकर स्टॉक नीचे गया था। क्या अब की बार भी ऐसा होने वाला है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट है कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मेजर सपोर्ट, इधर कोई बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट नहीं है। हाँ ठीक है, 800 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत मेजर सपोर्ट नहीं लगता, फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। और बहुत मेजर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एक छोटा मोटा नजर जरूर आ रहा है 925 के आसपास, लेकिन कुछ क्लियर करने वाले चार्ट ये फिलहाल नहीं है। अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर से मंथली चार्ट करता हूं। अच्छी चीज ये थी कि हम एक वेव के अंदर जो वो कैप हो जा रहे हैं, ये हमने देखा था कि वेव के अंदर हम कैप है, लेकिन कोई डिसीजन बनाने वाला चार्ट पैटर्न फिलहाल इस पे नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी डिसीजन बनने वाला चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा। तो अब हमने ये चीज देखी कि 2020 के जो रिजल्ट्स थे, 2020 के जो वैल्यूएशंस थे, यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यूएशंस, उस टाइम पे शेयर किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 750 के आसपास, प्रॉफिट कम थे, और 2023 में प्रॉफिट अच्छे हैं, वैल्यूएशन बड़े हैं, लेकिन फिर भी शेयर 830 पे ट्रेड कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि वैल्यूएशन इसके बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में, शेयर में ग्रोथ में, यानी वैल्यूएशन शेयर प्राइस के हिसाब से ऊपर जानी चाहिए कायदे के हिसाब से तो देखा जाए तो, लेकिन जा नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में किया क्या जा सकता है इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए, वो समझिए। सबसे पहले जिनके पास कहीं से भी लिया हुआ हो वो क्या करें, देखिए सिंपल सी बात है, वो आज ही एक एनालिसिस करें, बैठें और डिसाइड करें कि क्या एसबीआई कार्ड में वो लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ बैठ सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म का व्यू है क्या। अगर व्यू आपका लॉन्ग टर्म है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 5 साल, और 5 साल में अगर आप एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एवरेज रिटर्न, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आ चुकी है, तो वो एवरेज रिटर्न आएंगे। एवरेज रिटर्न मींस 15% CAGR है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 साल के हिसाब से आप बैठते हो तो एक बार डबल होने के चांस रहेंगे, 15% CAGR आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका व्यू 5 साल से कम का है या उससे भी और कम है, और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है जैसे 20% या 30% CAGR की, तो वो SBI कार्ड में मिसिंग है, ये ध्यान रखिए, ये मिसिंग है, ये नहीं दिखता है। और SBI कार्ड क्यों, जब भी कोई IPO, अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO आया है, उसने परफॉर्म नहीं किया, वो चाहे कोल इंडिया हो, चाहे LIC हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे SBI कार्ड हो या रिलायंस पावर हो, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी नहीं आई है। ये अच्छी कंपनी है, कोई खराब नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाले जो हम कहते हैं ना बहुत बड़े CAGR रिटर्न मिल जाएं, वो अभी फिलहाल नहीं दिखते। आगे अगर इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है तो हम वापस रीएनालाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस CAGR से ऊपर जाना मुश्किल है। ये 12-15% CAGR है तो ठीक है, 15 में मैक्स मान रहा हूं, उससे ऊपर का मुश्किल लगता है SBI कार्ड। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है, आज ही क्लियर करो कि मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इतनी है तो मेरा ठीक है, वरना गलत है। दूसरी चीज, अब कोई बोलता है कि यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट करूं क्या, तो भी आंसर सेम रहेगा, सेम आंसर कि भाई साहब आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशन वाला फिलहाल नहीं दिख रहा है। आगे भविष्य में दिखेगा तो हम आपके सामने फिर से वीडियो लाएंगे, अभी फिलहाल नहीं दिखता है, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखनी होगी, बिलो 15% CAGR है तो ओके है। अनदर क्वेश्चन, क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, हमको यहाँ पे स्विंग खेल सकते हैं। देयर इज नो ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। सिर्फ एक हो सकती है कि 925 के ऊपर निकलता है तो एक छोटा स्विंग आप खेल सकते हो, अबो 925, ये छोटा स्विंग बनेगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। अबो 925 एक छोटा स्विंग विद 880 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा उस केस में, 880 इंपॉर्टेंट, और ऊपर में आपको डायरेक्टली 960, 1020, ये दो स्विंग के लिए लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा स्विंग ये नहीं हुआ है, देखा जाए तो 10% के आसपास का स्विंग है टोटली, तो बहुत बड़ा स्विंग नहीं मिल रहा है, छोटा स्विंग मिल सकता है, वो भी बहुत दूर, अभी फिलहाल वो भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, SBI कार्ड कंपनी खराब नहीं है, बट ये परफॉर्मेंस लाने में बहुत देरी करेगी, स्लो मूविंग स्टॉक है, पहले से भी और आगे भी स्लो मूविंग रहने की संभावना इसकी बनी रहेगी। तो इसलिए हमें क्लियर करना होगा, अगर आपकी इसमें होल्डिंग है या बनाना चाहते हैं, क्लियर कर लीजिए, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, अगर आप मान के चलो 5 साल में यहां से 800 का 1600 होगा तो आप खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्मीद ये है, जैसे आपने आज लिया है 800 पे, और आपकी उम्मीद ये है कि ये फटाफट से 1200 या 1300 आ जाए और मैं इसमें स्विंग खेल लूं, वैसे कोई इंडिकेशन तो फिलहाल नहीं दिख रहे। और आपकी उम्मीद ये है कि अगर 800 पे लिया है और 5 साल बाद में 1600 प्लस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, वो 15% 20% CAGR हो जाएंगे, 15% CAGR तो हो ही जाएंगे आपको इजीली, तो आपको दिक्कत नहीं है,
फिर आप इस कंपनी में बने रहने सकते। ये होना चाहिए, ये इस चार्ट को देख के क्लियर पता चल रहा है। और बाकी वेव्स के हिसाब से इस वेव के अंदर स्टॉक कैप है, फिर इसमें हो गया, अब ये और ये की इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी इसमें हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे का भी क्लियर नहीं हुआ, ऊपर में क्लियर हो गया, इसके ऊपर निकला तो तेजी बन सकती है। जो स्विंग लेवल मैंने आपको दिए, कुल मिलाकर कंफ्यूजिंग चार्ट है, फंडामेंटल्स ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन चार्ट टोटल कंफ्यूज है। और ऊपर में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ये कंपनी आपको शायद उतने रिटर्न्स ना दे पाए, लेकिन कंपनी अच्छी है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपके 12-15% के मिल जाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठते हैं तो, शॉर्ट टर्म में कोई इंडिकेशन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है एसबीआई कार्ड कैसा है, क्या है। आपने क्वेश्चन किया और हमने क्लियर एनालाइज करके बताया कि इस कंपनी का कैसा मोमेंट रहा है, कैसे चार्ट्स इसके बन रहे हैं, किस टाइप से फंडामेंटल्स है, जो कि एकदम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहां पर क्या किया जाए। लेकिन इंडिकेशन अच्छी चीज क्या है, प्रमोटर्स अच्छे हैं इस कंपनी के, यानी खुद गवर्नमेंट है, एसबीआई बैंक है, 95% होल्डिंग बिग प्लेयर्स के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 5% है। और अच्छी चीज यह है कि कंपनी 12 से 15% सीएजीआर दे सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अच्छी है, अभी 5 सालों के जो पी अगर हम देखें तो उनमें बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, अच्छी चीजें हैं। बट स्टिल यहां पर कोई क्विक स्विंग या कहें कि एकदम माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन की मुंह में पानी आ गया ऐसे वैल्यूएशन देख के, वो भी नजर नहीं आते। तो इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है शायद धक्का लग सकता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, और ये ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, ज्वाइन करिए, 1-to-1 हमारे साथ सीखिए, और उसके बाद लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के आप रह सकते हैं, जहां पर आप हमारी गाइडेंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा ले पाएंगे कंटिन्यूअसली फॉर लाइफ टाइम। उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 1.5 महीने या 1 महीने पहले एडवांस बुकिंग रहती है, उसके बाद ही होता है, क्योंकि हम 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। और वैसे भी कोर्स का हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1.5 महीना भी चल सकता है, 2 महीना भी, जब तक आप नहीं सीखते वो चलता रहता है। तो इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स होती है और 1-1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर पे दिए गए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां हम प्रीमियम चार्ट पोस्ट करते हैं, कुछ लेवल्स देते रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है इन चार्ट के, उनका ध्यान रखिए, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अकाउंट खुलाने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस ग्रुप में आपको एंट्री मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।